हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। बच्चों, आज हम बात करेंगे टॉप 50 उन क्वेश्चंस की जो बेसिक कॉन्सेप्ट के कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, आरआरबी जेई का एग्ज़ाम हो, या फिर पीजीसीआईएल का पावर ग्रिड की हम बात कर लें, तो वहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट के जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लेके आए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप इन 50 को आज कर लो, फिर उसके बाद मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दूंगा अगले क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ एन एटम इज अबाउट। जो एटम की डायमीटर होती है वो कितनी होती है दोस्तों? तो वो होती है आपका 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये डेटाबेस क्वेश्चन है, आपको इनको ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके सामने ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में, एंगस्ट्राम में करके। तो आपका जो एंगस्ट्राम में इसकी वैल्यू होगी वो एक एंगस्ट्राम बराबर कितनी होती है आपकी? 10⁻⁻10 मीटर होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता था कि एक एंगस्ट्राम। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? द नंबर ऑफ कंपाउंड्स अवेलेबल इन द नेचर इज। ठीक है, हमारे नेचर में कितने नंबर ऑफ कंपाउंड्स अवेलेबल हैं? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 105, दूसरा ऑप्शन है आपका 300 मीन्स 300, तीसरा ऑप्शन है आपका 1000 एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है प्यारे बच्चों? अनलिमिटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अनलिमिटेड। ठीक है, तो हमारे पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं, क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट हैं, एलिमेंट तो हमारे पास 119 हैं लगभग। ठीक है, तो 119 से हम आपस में उनको मिला के हम कई सारी चीज़ें बना लेते हैं, कई सारे नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना लेते हैं। तो हम इसका आंसर क्या कर देंगे दोस्तों? अनलिमिटेड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इसमें लिखा है द मास ऑफ प्रोटॉन इज द डैश डैश द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो कितना गुना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो, उसमें ऑप्शन है आपके सामने इक्वल टू, दूसरा ऑप्शन है लेस देन, तीसरा ऑप्शन है 1837 1837 गुना ज़्यादा है, या फिर 2000 टाइम्स ज़्यादा, 200 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, तो इसकी हम बात करते हैं कैसे निकालेंगे इसको। तो आपका मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होता है। ठीक है, और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। तो ज़रा आप इनको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 1837 आ जाएगा। ठीक है, मीन्स 1.6 इंटू 10⁻27 को आप 9.1 इंटू 10 इससे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा? 1837 लगभग आ जाएगा। तो आपका ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, द इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट ऑफ एटम इज। ठीक है, जो हमारा एटम होता है, ठीक है, जो एटम होता है, परमाणु होता है, तो परमाणु की जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, इसको हमने क्लास में भी डिस्कस किया है। फ्री इलेक्ट्रॉन, बाउंड इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, या फिर थर्मोइनिक इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या बताया था बच्चों? हमने बताया था उस समय पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, और इन्हीं की वजह से आपका जो कंडक्टर, सेमी कंडक्टर या इंसुलेटर हैं, इसी बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही डिसाइड किया गया है। वहाँ पे ये बात की थी कि अगर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है n, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है n, अगर वो 4 से कम है तो क्या हो जाएगा? वो कंडक्टर हो जाएगा। ठीक है, अगर वो n की वैल्यू 4 है तो वो क्या हो जाता था? सेमी कंडक्टर, और n की वैल्यू 4 से ज़्यादा हो जाती थी तो क्या हो जाता था? इसका आंसर इंसुलेटर। तो इस प्रॉपर्टी को, इस पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो है उसमें लिखा है, इफ़ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज लेस दैन 4। ठीक है, आ गया, देखो वो पिछला क्वेश्चन आ गया हमारा कि अगर एटम्स में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या 4 से कम है तो सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कंडक्टर हो जाएगा। देखते ही आपका टिक करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है? इफ़ द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज मोर देन 4 द सब्सटेंस इज यूजुअली। अगर 4 से ज़्यादा है n की वैल्यू, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 4 से ज़्यादा है, तो उसका क्या आंसर हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा आपका इंसुलेटर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, मोर देन 4। ठीक है, मोर देन 4 इज़ द इम्पॉर्टेंट वर्ड इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा है, इसमें क्या है? इसमें है हमारा,
इफ़ द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन और एन एटम इज 4 देन द सब्सटेंस इज यूजुअली, अगर एटम्स में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कितनी है 4 है, तो अब की बार क्या बोला है n इज इक्वल टू 4। वो 3 क्वेश्चन हमारे रिपीट हो गए लगातार एक ही पॉइंट जब हमने डिस्कस किया था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सेमी कंडक्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 1 कूलाम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू द चार्ज ऑन, 1 कूलाम चार्ज कितना होता है। अब आपको फॉर्मूला पता होगा Q इज इक्वल टू क्या होता है, एन ही होता है। ठीक है, एन आपसे निकालना है। ठीक है, आपका Q की वैल्यू क्या रखनी है, Q की जगह 1 रखनी है, एन की जगह एन ही रखने दो। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। जब आप एन की वैल्यू निकालोगे तो ये से ले आके नीचे डिवाइड करोगे, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 करोगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कॉपर एट रूम टेम्परेचर हैज़ अबाउट, कॉपर की बात कर रहे हैं हम, और कॉपर में भी रूम टेम्परेचर पे इसकी एक वैल्यू होती है फिक्स। ठीक है, कॉपर के रूम टेम्परेचर पर वो भी कितने की वैल्यू, 1 सेंटीमीटर क्यूब, मीन्स जो क्यूबिक सेंटीमीटर कॉपर है उसका वॉल्यूम कितना है, उसका आयतन कितना है कॉपर का, 1 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, उसको रूम टेम्परेचर पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका डेटाबेस क्वेश्चन है आपको ध्यान रखना है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8.5 इंटू 10⁻22 फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर कॉपर के 1 सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम का जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 8.5 इंटू 10⁻+22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें करंट फ्लो करती है। इसको हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, तो बात समझ में आ गई होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, द इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ, जो करंट होती है, जो विद्युत धारा होती है वो किसके वजह से फ्लो करती है। ऑप्शन है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज ओनली, नेगेटिव चार्ज ओनली, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, या फिर न्यूट्रल पार्टिकल्स ओनली। न्यूट्रल पार्टिकल्स तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की वजह से हमारा करंट फ्लो होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसमें लिखा है ईएमएफ इन अ सर्किट, जो सर्किट में ईएमएफ होता है, ठीक है, वो किसके द्वारा हो, वो क्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है इंक्रीज सर्किट रेजिस्टेंस, वो सर्किट के रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। डिक्रीज सर्किट रेजिस्टेंस, सर्किट की रेजिस्टेंस को घटा देता है। ठीक है, मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेंटेन करके रखता है, या फिर नन ऑफ एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, वो क्या करता है, मेंटेन करता है पोटेंशियल के डिफरेंस को। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें लिखा है द इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटेलिक कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ। ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर में जो करंट होता है वो किसके द्वारा फ्लो होता है। तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है आपका पॉजिटिव आयंस, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस ओनली, या फिर न्यूट्रल एटम्स ओनली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही मेटेलिक कंडक्टर में करंट फ्लो होती है। तो आपको ये 12 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस हैज़ द यूनिट ऑफ, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी क्या यूनिट होती है, मीन्स वोल्टेज की यूनिट क्या होती है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है चार्ज, पावर, एनर्जी, या फिर नन ऑफ दीज, नन ऑफ एबव। ठीक है, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो पोटेंशियल होता है, हमने बात की थी W बराबर Q इंटू बी की। ठीक है, जब हमने पढ़ा था, ठीक है, तो वहाँ पे क्या लिखा था, W बराबर Q इंटू बी के। ठीक है, तो यहाँ पे जो V होगा वो W की यूनिट है, एक तरीके से V क्या है आपका, एनर्जी ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा एनर्जी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर। इसमें लिखा है द इलेक्ट्रिक करंट इन अ लिक्विड, ठीक है, इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ, जो करंट होती है, जो विद्युत धारा होती है लिक्विड की अगर बात करेगी तो वो किसके द्वारा फ्लो होती है। ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रॉन्स ओनली, पॉजिटिव आयंस ओनली, नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस बोथ, और लिखा है इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस बोथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो, जब बात करेंगे हम लिक्विड की, जब हमारा लिक्विड होता था, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता था, तो उसमें हम एक एनोड लगाते थे, एक कैथोड। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव आयन एक पे कलेक्ट करते थे, एक पे नेगेटिव आयन कलेक्ट करते थे। तो इससे हमारा वहाँ से करंट फ्लो होने लगती थी इलेक्ट्रोड टू कैथोड। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस बोथ। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, समझ में आ गया होगा आपको।
इलेक्ट्रिक करंट इज अ, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक ऑप्शन नंबर 1 एक स्केलर क्वांटिटी है, ऑप्शन नंबर 2 एक वेक्टर क्वांटिटी है, और समटाइम्स स्केलर, कभी कभी स्केलर होती है, फिर कभी कभी वेक्टर होती है, या फिर नंबर्स ओनली, ठीक है। ये एक नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, तो आपका ये भी आंसर गलत है, ये भी आंसर गलत है। वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है क्योंकि ये हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है, तो इसकी कोई इसका कोई एक डायरेक्शन नहीं होता है, ये हमेशा जहाँ भी रेजिस्टेंस इसको कम लगा उधर ही चली जाएगी हमेशा ही, तो इसका आंसर हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि अ बिलियन इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ क्रॉस सेक्शन कंडक्टर इन 10⁻³ सेकेंड। अगर 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन को पास किया जाता है एक कंडक्टर में, ठीक है, जिसका टाइम दिया हुआ है आपका 10⁻³ सेकेंड के, ठीक है, तो इसमें जो करंट फ्लो होगी वो कितनी होगी, तो आपको लगाना है I = एक फार्मूला होता है, क्या होता है, NE/T, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो Q बराबर आपका क्या होता है, IT होता है, और Q बराबर ही NE होता है। यहाँ से आप क्या कर लो, सबकी वैल्यू रख दो, I की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ पे T दिया हुआ है, ठीक है, N आपका दिया हुआ है बिलियंस, ठीक है, 1 बिलियन की वैल्यू यहाँ पे रख दो। इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻−19 कूलाम, वो आप लिख दो, ठीक है, वहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर करंट आ जाएगा, जो वो आ जाएगा आपका 16 नंबर में 1.6 × 10⁻⁻7, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करके इसका आंसर निकालोगे तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही निकलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे द इलेक्ट्रिक करंट इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। अगर डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, उसमें जो करंट है वो कंटेनिंग अ गैस इज ड्यू टू, एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें एक गैस भरी हुई है, और उसमें जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो वो किसके द्वारा होती है, तो इसमें जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉन्स ओनली, पॉजिटिव आयंस ओनली, नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस ओनली, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस बोथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस बोथ, ठीक है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी होता है और पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, दोनों की वजह से ही करंट फ्लो करती है। तो ये क्वेश्चन आपका ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी में पूछा गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर में लिखा है हाउ लॉन्ग डज इट टेक 50 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज टू पास अ पॉइंट इन अ सर्किट इफ़ द करंट फ्लो इज 15 मिली एम्पियर। यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है, I की वैल्यू दी हुई है, Q की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 50 माइक्रोकूलम, ठीक है। Q की वैल्यू दी हुई है, I की वैल्यू दी हुई है, कितना, 15 × 10⁻³ ठीक है, एम्पियर। इसको माइक्रो हटाओगे तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करा देना, ठीक है। और ये जब आप Q बराबर IT रखोगे, Q बराबर IT रखोगे तो यहाँ से आपका T निकल के आ जाएगा, T बराबर हो जाएगा Q/I। यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3.33 × 10⁻³ सेकेंड, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 19 नंबर। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। ऑफ अ वायर डिपेंड ऑन, जो वायर होता है, वायर का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो इसका आंसर है, ऑप्शन है आपका इट्स लेंथ पे, इसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, इसकी डायमेंशन पे या इसके मटेरियल पे। तो हमने बात की थी जब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, तो वहाँ पे हमने बताया था कि अलग अलग मटेरियल का अलग अलग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो जाएगा जब मटेरियल पे डिपेंडेंट होता है ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट, इट्स मटेरियल मीन्स कॉपर का अलग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है और एल्यूमिनियम का अलग होता है, ऐसे अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग हम बात करते हैं, ठीक है। तो 20 नंबर क्वेश्चन की अब आगे बात करते हैं। द क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट विल ट्रांसफर्ड बाय द करंट फ्लो ऑफ 10 एम्पियर ओवर 1 आवर पीरियड। यहाँ पे आपको I की वैल्यू दी हुई है, I की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, ठीक है, वो भी घंटे में 1 घंटा दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, आपसे पूछ क्या रहा है, Q की वैल्यू पूछ रहा है। तो Q बराबर आपका क्या होता है, I × T। अब इसको आप सेकंड में करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। यहाँ पे 3600 लिख लो आप, यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करा दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन है आपका 10 कूलाम,
ठीक है। ऑप्शन कितने कितने हैं, 10 कूलाम है, 3.6 इंटू 10⁴ कूलाम है, 2.4 इंटू 10⁻³ कूलाम है और 1.6 इंटू 10⁻² कूलाम है। जब आप 3600 से 10 में गुणा करोगे तो हो जाएगा कितना, 36,000 हो जाएगा। और 36,000 को हम इस फॉर्मेट में 3.6 इंटू 10⁴ भी लिख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, द रेजिस्टेंस ऑफ अ स्ट्रेट कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ। जो स्ट्रेट कंडक्टर मीन्स सीधे कंडक्टर, सीधा वायर की जो रेजिस्टेंस होती है वो किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका टेम्परेचर, ठीक है। ऑप्शन क्या है, टेम्परेचर है, मटेरियल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो स्ट्रेट कंडक्टर की, स्ट्रेट मतलब सीधा जो कंडक्टर होगा, जो वायर होगा, उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो किस पे डिपेंड नहीं करेगी, शेप पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि आर बराबर क्या होता है, ρl अपॉन ए होता है, ठीक है। तो लेंथ पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा, रो पे भी डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो शेप पे डिपेंड नहीं करता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शेप वाला हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अ लेंथ ऑफ वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम, ठीक है। एक वायर है जिसकी लेंथ क्या है, 6 ओम है। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ सेम मटेरियल 3 टाइम्स एज लॉन्ग एंड ट्वाइस द क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी, ठीक है। जब ऐसे कभी क्वेश्चन दे तो ध्यान रखना आप क्या करना, इसमें क्या समझ में आया, एक लेंथ है जिसकी वायर, एक लेंथ ऑफ वायर है, एक वायर है जिसकी लंबाई जिसकी लेंथ के हिसाब से जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, 6 ओम है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर सेम मटेरियल का ही, जैसे कॉपर की बात कर रहे हैं तो हम दोनों में ही कॉपर की ही बात कर रहे हैं, 2 वायर हैं, एक का रेजिस्टेंस 6 ओम है, ठीक है। उसी मटेरियल का अगर 3 गुना लंबा है वायर और उसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है, ट्वाइस है, डबल है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या करेंगे हम, एक आपका होता है आर बराबर ρl अपॉन ए। तो जब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, लेंथ पहला ρl अपॉन ए लिख लो, इसकी वैल्यू क्या लिख लो आप, 6 लिख लो। फिर उसके बाद दूसरा, जब आर रो तो वही है, ठीक है, और लेंथ आपका चेंज हो जा रहा है, कितना गुना हो रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 टाइम्स, तो 3l हो जाएगा। और जैसे ही एरिया की बात करेंगे, ट्वाइस द क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो यहाँ पे ट्वाइस हो जाएगा ये ए। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो रो से रो कट गया, एल से एल कट गया, ए से ए कट गया, तो ये हो गया हमारा 3/2, ठीक है। और 3/2 को हम क्या करेंगे, 3/2 टाइम्स हो जाएगा, और 3/2 इंटू 6 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, ठीक है। ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू पहले कितना था, रेजिस्टेंस 6 था, तो 2 3 6, और ये हो जाएगा गुणा करने के बाद 3 3 9 ओम, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 ओम हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज ऑफ ऑर्डर। इस क्वेश्चन को हमने क्लास में ही कराया हुआ है। इसमें जो ऑप्शन है आपका 1 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड है, 10⁻6 मीटर पर सेकेंड है, और 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर कराया था हमने BD की वैल्यू, वो BD की वैल्यू हमने याद करवाई थी आपको 10⁻5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंडक्टिविटी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ, ठीक है। तो जो कंडक्टिविटी होती है सिग्मा, वो किसकी रेसिप्रोकल होती है, 1/ρ की, रजिस्टिविटी की, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रजिस्टिविटी। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 25 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है हमारा, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर डैश विथ राइज इन टेम्परेचर। जब हम मेटेलिक कंडक्टर की बात करते हैं तो उसका टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, बढ़ता है या घटता है। तो हमने बताया था कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी दोनों ही बढ़ते हैं, जबकि कंडक्टिविटी क्या होती है, कम हो जाती है, और कंडक्टेंस भी क्या हो जाता है, वो भी कम हो जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो उस चीज़ को अगर ध्यान होगा तो इसका आंसर ज़रा आप बताओ क्या होगा 25 में। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, इंक्रीजेज, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें लिखा है द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एन एनर्जी सोर्स
प्रोवाइड 50 मिलीजूल ऑफ एनर्जी फॉर एवरी माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इज। ऑप्शन दिए हुए हैं 5 वोल्ट, ठीक है, 50 वोल्ट, 500 वोल्ट एंड 50 किलो वोल्ट। तो आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, क्या बताया गया था, W बराबर Q इंटू वी। तो ज़रा आप यहाँ पे वैल्यू लिख दो और यहाँ पे लिख दो कितना 26 में जो आपका क्वेश्चन में एनर्जी दी हुई है वो दी हुई है 50 मिली जूल। तो मिली को आप 10⁻³ लिख दो बराबर क्यू की वैल्यू कुछ दी हुई है, नहीं दी हुई है या दी हुई है, देखो यहाँ पे लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सोर्स प्रोवाइड इतना फॉर एवरी माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे दिया है क्यू की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम, तो 10⁻⁶ और यहाँ पे वी, ठीक है। जब आप वी निकालोगे तो हो जाएगा 50 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई कितना 10⁻⁶। जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये प्लस में आ जाएगा, यह हो जाएगा आपका 50 और ये कम हो जाएगा, 6 में से 3 चला जाएगा तो आपका बच जाएगा 3, मीन्स 50 kV इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई तो पहले आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। 27 पे चलते हैं। इंसुलेटर्स हैव डैश डैश टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। जो इंसुलेटर होते हैं उनके पास, ज़रा आप बताओ पॉजिटिव का टेम्परेचर कोफिशिएंट बताया गया था या नेगेटिव। तो हमारे पास जो कंडक्टर थे उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट था रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में वो क्या था, पॉजिटिव था। जबकि इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर के लिए जब हम बात करेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट की तो उसका क्या आंसर आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। इस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन RRB JEE में पूछा गया है 2019 में। क्वेश्चन 28 में लिखा है यूरेका हैज़ डैश टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। जो यूरेका है, ठीक है, यूरेका में क्या होता है, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, ऑप्शन है ऑलमोस्ट 0, नेगेटिव, पॉजिटिव या फिर नन ऑफ अबव। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना। जो यूरेका है उसमें क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट नहीं होता है, हमेशा क्या होता है उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट 0 होता है रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। एक न्यूमेरिकल आ गया आपका, व्हाट क्वांटिटी ऑफ चार्ज मस्ट बी डिलीवर्ड, ठीक है, बाई अ बैटरी विथ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट टू डू 500 जूल वर्क। यहाँ पे क्या क्या चीज़ दी गई है, आपसे पूछा गया है चार्ज, क्यू की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है, और आपको दिया है वी की वैल्यू आपको दिया है, ठीक है, और क्या दिया है, डब्ल्यू की वैल्यू आपको दिया है, ठीक है, ये भी दिया है। तो ज़रा आप बताओ, एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था W बराबर Q इंटू वी की। तो यहाँ से आपको अगर Q निकालना है तो क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा W बाई V। और जैसे ही W बाई V आप देखोगे यहाँ पे W की वैल्यू 500 और V की वैल्यू कितनी 100। तो जैसे ही आप इसको कट करोगे कितना आ जाएगा 5 कूलम, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है अ पीस अप क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम वायर इज स्ट्रेच्ड टू रिड्यूस इट्स डायमीटर टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम। तो जब हम पीस ऑफ एल्यूमिनियम वायर को हम अगर स्ट्रेच कर दें तो उसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना गुना हो जाएगा या क्या हो जाएगा। तो ज़रा आप बताओ, एक फॉर्मूला था, ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या था, R बराबर रोयल बाई ए था, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, R बराबर रोयल अपान ए। जब हम इसका यूज करेंगे तो पहले के लिए हम R1 लिख देंगे, तो R1 आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर हम रजिस्टिविटी तो दोनों में ही कॉमन है, रो दोनों में ही कॉमन है, तो हम क्या करेंगे R2 अपान R1 देखेंगे बराबर L2 अपान L1 इंटू A1 अपान A2 कर देंगे। जब हम ये करेंगे तो एक रिलेशन तो ये निकल के आ जाएगा और दूसरा रिलेशन इसके एरिया से निकल के आ जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया ये हो जाएगा इसी रिलेशन से अगर हम देखेंगे तो L2 जो हो जाएगा आपका 4 L1 हो जाएगा। और जब हम एरिया देखेंगे तो जो आपका A2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा A1 बाई 4 हो जाएगा। और जब इस पे रखेंगे हम वैल्यू तो जो R2 की वैल्यू होगी, इस पे जो R2 की वैल्यू जो आपकी आएगी वो आएगी 16 R1, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेना खुद से, अगर ये तब भी ना आए तब आप फिर से कमेंट करना, मैं आपको बोर्ड पे बता दूंगा, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 जो आपका
उसमें क्या लिखा है, सेमी कंडक्टर है डैश टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। जो सेमी कंडक्टर होते हैं उन पे जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव। तो इसको हमने क्लास में ही डिस्कस किया है। तो इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है सेमी कंडक्टर का वो क्या होता है, नेगेटिव होता है रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 की हम बात करते हैं। इसमें लिखा है द थर्मल, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कॉन्स्टेंटन वायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर because it has low specific resistance, high specific resistance, negligibly small temperature coefficient of resistance या फिर high melting point। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसमें हो जाएगा नेग्लिजिबली स्मॉल टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चंस पे हम जाते हैं। एक न्यूमेरिकल आ गया है वापस से, द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल 2 मीटर लॉन्ग, ठीक है, जिसकी लेंथ दी हुई है 2 मीटर, एरिया दी हुई है आपके 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और आपका जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम दिया हुआ है। इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका जो फॉर्मूला होता है R बराबर ρl/A, इन पे जब आप प्लेस करोगे तो इसकी वैल्यू ही नहीं पता है, बाकी इसकी भी पता है, इसकी भी पता है, इसकी भी पता है। जैसे ही आप वैल्यू रखोगे सॉल्व हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जब आप सॉल्व करने के बाद आंसर जब लगाओगे तो आपको पहला आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको चेक कर लेना आप सॉल्व करके। अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। द SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, SI यूनिट जो होती है कंडक्टिविटी की वो क्या होती है बच्चों, महो पर मीटर होती है, क्योंकि जी की जो यूनिट होती है वो होती है महो, और आर की वैल्यू आर की जो यूनिट होती है वो ओम होती है। आर बराबर 1/G और जी बराबर 1/R। जब जी बराबर 1/R तो 1/ओम बराबर क्या हो जाएगा, महो लिखते हैं हम उसको, और उसको ओम मीटर में लिखते हैं तो इसका हो जाएगा 1/ओम मीटर, और ओम तो ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा महो, बट मीटर नहीं जाएगा तो ये हो जाएगा महो पर मीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महो पर मीटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। इसमें लिखा है द वैल्यू ऑफ अल्फा मीन्स टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, किस पे डिपेंड करता है ये। ठीक है, तो जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है बच्चों, नंबर ऑप्शन है आपके सामने, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वॉल्यूम या फिर नेचर ऑफ मटेरियल। तो आपको क्या आंसर देना है, नेचर ऑफ मटेरियल देना है। इससे पहले भी हमने बात की थी कि जो आपका रजिस्टिविटी होती है वो भी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, और टेम्परेचर कोफिशिएंट भी क्या होता है, इसी पे ही डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एक कॉपर वायर है जिसका रजिस्टेंस R0 है। ठीक है, एक कॉपर वायर है जिसका रजिस्टेंस क्या है, R0। अगर उसे स्ट्रेच किया जाता है और इसके लेंथ को इंक्रीज किया जाता है, इसको स्ट्रेच करके लेंथ को n टाइम्स तक इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, मतलब खींच के उसकी लंबाई n गुना बढ़ा दी जाती है, तो इसका रेजिस्टेंस कैसे बदलेगा। तो जरा ध्यान से समझना आप, R बराबर क्या होता है, ρl/A होता है। ठीक है, R बराबर क्या होता है, ρl/A। एरिया आपकी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, एरिया तो चेंज ही हो रही है, बट आपका क्या हो रहा है, वॉल्यूम आपका चेंज नहीं हो रहा है। जैसे ही ध्यान रखना वॉल्यूम नहीं चेंज होगा तो n² टाइम्स आपका रेजिस्टेंस बदल जाता है। जितना भी यहाँ पे टाइम हो, जितना गुना हो यहाँ पे, वो चीज़ आप ध्यान रखना। उसके बाद उसी का स्क्वायर करके और जो पहले रेजिस्टेंस था उससे मल्टीप्लाई करा देना, इससे आपका आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक आपको मैंने बताई है। अगर आप चाहोगे तो आपका R बराबर ρl/A से करके R2 R1 करके आप डिवाइड करके सॉल्व करोगे तो आपका यही वापस से आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम इसको। अगला क्वेश्चन है द रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज 2 × 10⁸ ओम मीटर, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ हॉलो पाइप। हॉलो पाइप की अगर हम बात कर लें, वो भी और भी आगे क्वेश्चन है, ऑफ मटेरियल जिसकी लंबाई दी हुई है 1 मीटर एंड हैविंग इनर एंड आउटर जो रेडियस दी हुई है 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर भी दिया हुआ है। तो जब आप सॉल्व करोगे इसको तो R बराबर क्या होता है, ρl/A। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हॉलो पाइप है तो ये क्या हो जाएगा, ρl/A की वैल्यू क्या होते है, एरिया आपका πr² होता है ना सर्कल का, तो पाई यहाँ पे लिख देना, रेडियस नंबर 2 का स्क्वायर कर देना माइनस रेडियस नंबर 1 का स्क्वायर करोगे। सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब यहाँ पे जब आप वैल्यूज़ रखोगे तो सीधा सॉल्व हो जाएगा, और आपका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, ये आप सॉल्व करके खुद से मैच करा लेना कि सही है कि नहीं। 2.1 × 10⁻⁷ ओम आ जाएगा। ठीक है, इतना आपका आंसर आ जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम एंड जर्मेनियम, ठीक है, आर कोल्ड फ्रॉम
T1 केल्विन से लेके T2 केल्विन तक द रेजिस्टेंस ऑफ, ठीक है, इसमें एक क्वेश्चंस दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस आपका कैसे बदलेगा, ठीक है, कि जबकि दो पीस हैं, एक टेम्परेचर T1 है और एक T2 पे रखा जाता है, ठीक है, तो उस पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर नंबर 4 होगा, ठीक है। एल्यूमिनियम का डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ। क्यों क्यों हो जाएगा ऐसा, क्योंकि यह एक मेटल है, एक कंडक्टर है, जबकि सिलिकॉन क्या था आपका, एक सेमी कंडक्टर था। जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, जो आपके कंडक्टर होते हैं उसमें पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, जबकि सिलिकॉन जो है आपका सेमी कंडक्टर है उसमें नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हो जाएगा। तो इसी रिलेशन का यूज करेंगे तो हमारा आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की। एट 0 केल्विन जर्मेनियम जो होता है वो बिहेव कैसे करता है बच्चों, तो इसको हमने क्लास में भी बताया था कि जो सेमी कंडक्टर होते हैं 0 केल्विन मीन्स -273 डिग्री सेल्सियस पे कैसे बिहेव करते हैं, बिल्कुल एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 में 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन 41 की बात करते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, ठीक है, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस के एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो ओमिक रेजिस्टेंस एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। वो भी किस में 2 टाइप बताया था हमने, कार्बन रजिस्टर्स में बताया था, एक ओमिक और दूसरा नॉन ओमिक। तो जो नॉन ओमिक होगा वो कार्बन रेजिस्टेंस का ही एक टाइप है। तो आपको क्या आंसर देना है, ऑप्शन नंबर 2 देना है, ठीक है। अगला एक न्यूमेरिकल आ गया आपका। द कॉपर वायर इज स्ट्रेच सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाई 0.1, ठीक है, परसेंट द चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस इज। अभी हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि जो नया आर होगा वो n² आर के हो जाएगा। इसका मतलब अगर चेंज की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका n² टाइम्स चेंज हो रहा है। अब n² मतलब यहाँ पे तो परसेंटेज में दिया है, तो आप परसेंटेज में जब भी स्क्वायर करते हो ये क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, मीन्स 0.1 + 0.1 या आपका आ जाएगा 0.2, ठीक है। तो आपका जो चेंज आ जाएगा ये 0.2 का चेंज, तो 0.2% का चेंज आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको अगर आप जाओगे सॉल्व करने तो काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, तो उसके थ्रू मत सॉल्व करना। बस इतना सा ध्यान रखना कि जो परसेंटेज का स्क्वायर करते हैं तो परसेंटेज में वैल्यू का स्क्वायर नहीं होता, वो किसका होता है, सिर्फ वो ऐड होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे 0.2 का आपको स्क्वायर करना, ये परसेंटेज में दिया था, ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.4, और उस तरह अगर वैल्यू परसेंटेज हटा के करते तो आ जाता 0.04, ठीक है। तो देखो दोनों में बहुत ज़्यादा धरती आसमान का फर्क है, तो दोनों ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 की हम बात करते हैं। यहाँ पे इसमें लिखा है इफ़ एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ नर्व, अगर ह्यूमन के नर्व में या कोई आदमी है उसके नर्व में, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक करंट पास कर दी जाएगी तो आदमी क्या करेगा, हंसेगा, बीप करेगा, रोएगा, या फिर एक्साइटेड हो जाएगा, या फिर इंसेंटिव एक उसको पेन होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जब कभी आप करंट छू के देखो ज़रा आपको कैसे लगेगा, तो आप रोने लगोगे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करंट लगने पर इलेक्ट्रिक आदमी क्या करता है, रोना चालू कर देता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये हमने क्लास में कराया था आपको, तो हमने बताया भी था वहाँ पे सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर, ठीक है, सेकंड पे गोल्ड, ठीक है। तो ये आपको सिल्वर और गोल्ड का जो नंबर है ये ध्यान रखना है, दूसरे नंबर पे गोल्ड आता है ना कि पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 की हम बात करते हैं। इसमें लिखा है द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये किसकी वैल्यू है बच्चों, अल्फ़ा की वैल्यू है, ठीक है। और वो भी टेम्परेचर दिया है आपका 300 केल्विन, तो इसको चेंज करोगे डिग्री सेल्सियस में कितना हो जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इट्स रेजिस्टेंस, इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, 1 ओम है। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल बी 2 ओम एट, किस पे, 2 ओम पे होगा। तो एक आपको हमने फॉर्मूला बताया था, आर बराबर R0 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी, इसका आप यूज करो, ठीक है। यहाँ पे आप क्या रखो, 2 रखो, यहाँ पे आप 1 रखो, ठीक है। और 1 + अल्फ़ा की वैल्यू आपकी 0.00 जितना भी दी हुई है 125 वो रखो, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू ये रखो, 1 मिनट, ठीक है। R2 दिया है, R1 दिया है आपका, तो आपका टेम्परेचर पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर हो जाएगा वो हो जाएगा T माइनस आप क्या लिखना, 300 केल्विन लिखना। तो आपका आंसर क्या आएगा, केल्विन में ही आएगा, ठीक है।
तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा जब आप सॉल्व करोगे इसको, तो कितना आएगा आपका 1100 केल्विन आएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कैसे करना है इसको। आप 2 बराबर 1, ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस ये वैल्यू पुट करना इनटू इसी में ही कितना करना t माइनस 300 कर देना। जब आप इसको ओपन करके सॉल्व करोगे तो जो t की वैल्यू आएगी कितनी आएगी आपकी 1100 आएगी। ठीक है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एम्पियर आर बहुत ही ज़्यादा फेवुलर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, एम्पियर आर किसकी यूनिट है? तो एम्पियर आर किसकी यूनिट है बच्चों? एम्पियर आपकी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स धारा, जो जब आपके घर में जो लगाया जाता है एम्पियर आर मीटर, ठीक है, तो करंट को नापता है, एक तरीके से करंट की एनर्जी को नापता है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को नापता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 47। इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं, एक न्यूमेरिकल है। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज 5 ओम एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड 6 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस? ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चन आपको दिखे तो इसमें क्या करना, एक तो आप R50 निकालोगे, एक आप R50 देखोगे। 50 पे कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 5 ओम है। यहाँ से आप देखो 1 प्लस आपका R0 मान लो कॉमन ही है, ठीक है, उसको हटा दो, 1 प्लस 50 यहाँ पे अल्फ़ा कर लो, क्योंकि टेम्परेचर कितना है 50 अल्फ़ा, और यहाँ पे आप R लिख लो। ऐसे ही जब आप R100 करोगे, R100 जब आप करोगे तो R100 की भी वैल्यू आपके सामने दी हुई है। कितनी दी हुई है, यहाँ पे 6 लिखो, यहाँ पे R ही रहेगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे आपका 100 अल्फ़ा हो जाएगा। ये दो इक्वेशंस हो गई आपके सामने। अब जब आप दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो आपके सामने एक रिलेशन आ जाएगा कि R1 अपान R2 बराबर 5/6 आ जाएगा, ये आ जाएगा। जब यहाँ तक पहुँच जाओगे तो आप अल्फ़ा जब निकालोगे, कैसे निकालोगे, मान लो किसी भी इक्वेशंस पे आप बराबर कर दो, बराबर जब करोगे तो 6 + 300 अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा, 5 + 500 अल्फ़ा। ठीक है, जब ये सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/200 आ जाएगी। जब ये 1/200 आ जाएगी तो आप इक्वेशंस का यूज करना और क्या लिखोगे, कौन सी इक्वेशंस बनेगी आपकी, 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू जो है 1/200 वो डाल दो, इंटू यहाँ पे 50 और यहाँ पे R लगाओगे बराबर 5। ठीक है, तो यहाँ से आपकी R की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4 ओम। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप यहाँ से इसी तरीके से आपको करना है, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 48, जो आपके नीचे एक आपके ये जो क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है 1.1, वो आपको मैं दिखा देता हूँ पहले। ये है आपका, ठीक है, ये आपका फिगर है 1.1, जिसमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है, एक टेम्परेचर दिया हुआ है, इसका ग्राफ है ये, और ये ग्राफ 40 ओम से उठा है। ठीक है, और ये 50 है और ये 40 है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, और ये भी आपका 0 से 50 टेम्परेचर तक बढ़ रहा है। तो आप वापस क्वेश्चन पे चले जाओ, इस डेटा को ध्यान रखो। दिया है एक क्वेश्चन जो सोज द टेम्परेचर अपान टेम्परेचर रेजिस्टेंस, जो ग्राफ दिया है कंडक्टर का, उसमें अल्फ़ा नॉट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जब आप अल्फ़ा नॉट की वैल्यू इसमें निकालोगे तो कैसे निकालोगे, इसमें अल्फ़ा नॉट आपका निकलेगा, अल्फ़ा नॉट बराबर जो चेंज इन टेम्परेचर था वो कितना था, 10 था, और चेंज इन रेजिस्टेंस, और वो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस था और जो टेम्परेचर था वो 50 था, और रेजिस्टेंस में चेंज था 10 ओम, और टोटल जब हम डिवाइड कर देंगे इसको 40 पे बेस ले जाके, तो यहाँ से आपका अल्फ़ा नॉट निकल के आ जाएगा 0.05। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर देना, मैं इसको बोर्ड पे डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं 49। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49 जो आपका है, इसमें दिया हुआ है, इसी फिगर को आप रिफ़र करो और अल्फ़ा 50 की वैल्यू निकालो। अल्फ़ा 50 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, इसमें करना आप 10/50, और वहाँ पे 40 से जो डिवाइड करते थे, यहाँ पे आप इससे डिवाइड कर देना 50 से, तो आपका आ जाएगा 0.004 डिग्री पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम आज के। इसमें लिखा हुआ है आपका, इसी डायग्राम को रिफ़र करो और अल्फ़ा नॉट की वैल्यू निकाल के दो। तो ठीक है, आपकी बार डायग्राम ये है आपका। तो जब हम इस पे जाएंगे तो इसमें हो जाएगा, वही वापस से करेंगे, इसमें चेंज इन रेजिस्टेंस जब देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ज़रा आप बताओ। ये 40 डिग्री सेल्सियस है, और 40 डिग्री सेल्सियस पे इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, और ये आपका कितना है, 40 हो जाएगा, और जब ये 40 है तो ये आपका निकल के आ जाएगा 1045 से,
45 क्या होता है, 1 मिनट, आपका जब हमें लंब निकालना होता है, आधार पता होता है, तो लाल बटे कक्का, ठीक है, लंब बटे आधार आप निकालोगे tan 45 से, तो यहाँ से आप लंब निकाल लोगे। जब आप tan 45 रखोगे यहाँ पे, तो tan 45 बराबर हो जाएगा, मान लो इसको x, तो x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो x बाई 40, तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी बच्चों, 40 आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गया होगा। जब ये आपकी वैल्यू 40 आ गई, तो अब क्या करोगे, चेंज देखोगे, जब ये आपकी 40 आ जाएगी तो 40 डिवाइडेड बाई ये 40, और ये जब आप यहाँ वापस से सॉल्व करोगे कितना, 30, ठीक है। जब आप ऐसे करोगे इसको, तब आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये 40 से 40 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1/30 और पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और इसका पहला आंसर ही करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास समझ में आ गई होगी। मैंने कुछ जल्दी में, थोड़ा सा जल्दी में ही 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में हम फिर से कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट पे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे हम डिस्कस कर देंगे। इससे आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं अब ऐसे ही PDF में ही आपको ये क्वेश्चंस करा के दूंगा, क्योंकि बोर्ड पे ये सारे क्वेश्चंस आपको बार बार लिखना इतना टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, तो थैंक यू सो मच।